ऐसा हो कि आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं और जब आप वापस आते हैं तो अचानक से आपको पता चलता है कि आपके शरीर में आप नहीं हैं, कोई दूसरी एंटिटी आ गई है। और ये समझने में आपको बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि स्कूल के दिनों में 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में इंसान के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता। अभी की जनरेशन तो फिर भी बहुत तेज हो गई है। कभी कभार इंसान अपने आप से ऐसी गलती कर लेता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं होता, और जब तक पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। आज को जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें गुरप्रीत ने भेजा है। गुरप्रीत जो कि पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरी बहन के साथ हुआ 2010 में। 2010 में क्या हुआ, ये 10 साल के थे जो गुरप्रीत थे, इनकी बहन इनसे बड़ी थी और फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था। आगे बढ़ने से पहले मैं गुरप्रीत की फैमिली के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। एक घर था, 2 कमरे थे। एक कमरे में गुरप्रीत अपने बड़े भाई और अपनी बहन के साथ रहा करते थे, सोया करते थे। दूसरे कमरे में मम्मी पापा आराम से रहा करते थे। पापा कहीं पर ड्राइवर की जॉब किया करते थे, तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। फैमिली में जो पिताजी थे वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे ताकि तीनों बच्चों की सारी जो डिमांड्स हैं या जो चीज़ें फुलफ़िल वो कर सकते हैं अपनी तरफ से कर पाएँ। पंजाब फिरोजपुर का परिवार जहाँ पर अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, सारी चीज़ें सही चल रही थी। तो गुरप्रीत जब थे 10 साल के 2010 में, वो अपनी बहन के साथ स्कूल जाया करते थे। आई थिंक उनके जो बड़े भाई थे वो पास आउट हो चुके थे। तो ये हुआ करता था कि जब ये स्कूल से आया जाया करते थे, गर्मियों का सीज़न था, पसीना बहुत ज़्यादा आया करता था और 1 किलोमीटर दूर ही स्कूल हुआ करता था। लेकिन गर्मियों के टाइम पर 1 किलोमीटर भी बहुत होता है, जहाँ पर आपको भारी बस्ते उठाकर स्कूल तक जाने पड़ते हैं। ये अपनी बहन के साथ वापस आ रहे थे और वापस आते टाइम ये अचानक से ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी बहन का रवैया थोड़ा सा बदल गया है। ये अपनी बहन की तरफ देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है गुरप्रीत को कि मेरी बहन की जो चाल है वो बदल सी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी बहन नहीं है, कोई और है। मतलब जो इनकी बहन थी वो चलते चलते अचानक से गर्दन को इधर उधर कटकाना शुरू कर देती है, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते आए हैं। गुरप्रीत उस टाइम बहुत छोटे थे, 10-11 साल इस बच्चे के समझने के लिए काफ़ी छोटी थी कि बहन के साथ हुआ क्या है। ये अपनी बहन के साथ वापस घर पे आ जाते हैं। जिस दिन ये अपनी बहन के साथ स्कूल से वापस आए थे, जिस दिन से इन्होंने अपनी बहन का रवैया बदलते देखा था, उसी रात की बात है। जो गुरप्रीत थे वो लेट नाइट टीवी देखा करते थे और छुट्टी आने वाली थी 1-2 दिन बाद। तो इनके दिमाग में ये चीज़ थी कि यार आज से ही मैं देखना शुरू करता हूँ, 1-2 दिन बाद तो मेरे को पूरी फ्रीडम मिल जाएगी मेरे घर वालों से। तो ये रात को 12-1 बजे तक टीवी देखा करते थे। इनकी बहन साइड वाले बेड पे सो रही थी और जो बड़े वाले भाई थे वो दूसरे बेड पे सो रहे थे। तो इन्होंने हल्की आवाज़ में टीवी देखना स्टार्ट किया। तभी अचानक से अपनी बहन की तरफ देखते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे इनकी बहन कुछ बड़बड़ा रही है। जब ये ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो इनकी बहन अचानक से अलग लैंग्वेज में बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लेके मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उस टाइम पर गुरप्रीत का रिएक्शन कुछ इस तरीके से था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मतलब क्या ये चीज़ जो हो रही है यह हकीकत है या फिर मैं सही में सो तो नहीं गया हूँ। ये एक बार टीवी की तरफ देख रहे थे और एक बार अपनी बहन की तरफ देख रहे थे। इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार मेरी बहन के साथ हुआ क्या। ये उठते हैं, अपने बड़े भाई के पास जाते हैं तो इन्हें याद आता है कि नहीं, बड़े भाई को मैं नहीं जगा सकता, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों को लेके, ये बहन को पक्का सुना वुना देंगे। ये अपनी बहन के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इनकी बहन इन्हें बच्चा बच्चा करके बोला करती थी। ये अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और फिर यही सोचते हैं कि यार मम्मी पापा को बताने से अच्छा है कि मैं एक बार दीदी से पूछ लूँ कि उनको हुआ क्या है। ये अपनी दीदी के पास आते हैं, तब भी ये यही देखते हैं कि इनकी जो दीदी है उनका व्यवहार बहुत अजीब हो रखा है। उनकी आंखें बंद है लेकिन फिर भी आवाज़ बार बार बदल बदल के आ रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मत लेके जाओ। ये अपनी दीदी के पास जाते हैं और उन्हें हल्का सा हिलाते हैं तो अचानक से इनकी दीदी की आँख खुलती है और जैसे आँख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में अजीब सी एक शाही किसी ने डाल दी है, काले रंग की। लेकिन जैसे ही गुरप्रीत की बहन की आँख खुली और उन्होंने गुरप्रीत की तरफ देखा तो चीज़ें एकदम से नॉर्मल हो गई और वो गुरप्रीत से पूछती है कि बच्चा क्या हुआ, तूने मुझे जगाया। तो ये अपनी बहन से बोलते हैं कि दीदी आप अभी ऐसे बोल रहे थे मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मत लेके जाओ। तो इनकी दीदी एकदम से उठती है और देखती है कि ये चीज़ किसने सुनी। तो वहाँ पर घर में सब सो रहे थे, बड़े भाई भी नींद में थे, मम्मी पापा अपने कमरे में थे।
तो वो बड़े प्यार से बोलती है कि बच्चा, मैंने शायद कोई बुरा सपना देखा है। तो बच्चे के अंदर क्या जिद होती है, उन्हें जानना था कि क्या सपना देखा है। तो गुरप्रीत एकदम से अपनी बहन से पूछ लेते कि आपने सपने में क्या देखा। तो इनकी बहन बोलती है, मैंने देखा कि मुझे घर से कोई घसीट के कोई औरत बाहर लेके जा रही थी और मैं यही बोल रही थी, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो गुरप्रीत समझ गए थे कि कुछ तो है, लेकिन एक 10-11 साल का बच्चा कितना ही कुछ समझ पाएगा। इन्होंने ये चीज़ सुनी और अपने दिमाग से उस चीज़ को उसी टाइम पे निकाल के बाहर कर दिया। इनकी बहन सोने के लिए लेटी और कब उनकी करवट पलटी और कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। गुरप्रीत ने थोड़ी देर तक टीवी देखा, उसके बाद गुरप्रीत ने भी टीवी ऑफ कर दिया और वो भी सो गए। ऐसे ही 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती और गुरप्रीत अब बस बैठ के अपनी बहन को देखा करते थे। ऐसा हुआ करता था कि घर वाले जब सो जाते थे तो गुरप्रीत टीवी ऑन रखा करते थे। स्कूल की छुट्टियां आ चुकी थी और बार बार गुरप्रीत ऑब्जर्व करते थे अपनी बहन की तरफ और बहन सोने के बाद एक ही बात बोलती थी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे लेके मत जाओ, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और गुरप्रीत कभी कभी तो टोकने के बारे में सोचा करते थे, कभी कभी वो खुद जम जाते थे, बुरी तरीके से डर जाते थे। कभी वो सोचते थे मैं मम्मी पापा से बात करूं। वो अपने मम्मी पापा के पास कभी नहीं गए, उन्होंने अपने बड़े भाई को कभी नहीं बताया और वो हमेशा अपनी बहन के पास रहते थे, कोशिश करते थे कि बहन को थोड़ा सा हिला दे। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो उनकी बहन थी, जब उनके अंदर कोई पोजेशन था या फिर जब भी वो आवाज़ बदल के बात करती थी तो गुरप्रीत क्या करते थे, आगे बढ़ के थोड़ा सा उन्हें इधर उधर कर देते थे। तो उनकी बहन जो है ऐसे जैसे करवट लेके कोई सो जाता है उस तरीके से करती थी और सो जाती थी। तो अब जब छुट्टियां पड़ी हुई थी तो ये लोग घर पे थे, सब घर पे थे, पापा को छोड़ के घर में सब जो है कामकाज कर रहे थे। गुरप्रीत ने अपने घर के बारे में बताया कि भाई मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला है फिरोजपुर में जो मेरा घर है, और उस मिट्टी के टीले के पीछे एक शमशान है। तो हमारा बहुत कम ऐसा टाइम हुआ करता था कि हम शाम के टाइम पे छत पे जाएं और बहुत कम होता था कि हम शमशान की तरफ देखें क्योंकि घर वालों ने मना कर रखा था। तो ये एक शाम जब टहलते टहलते छत पे चले जाते अपनी दीदी को ढूंढते हुए, तो ये देखते कि इनकी दीदी टीले की तरफ से थोड़ा सा झाँक कर शमशान की तरफ देख रही है और शमशान में एक चिता जलाई जा रही थी। और वो चिता जो जलाई जा रही थी, जब उसके बारे में इन्होंने पता करा तो पता चला कि कोई औरत थी जिसको बहुत बुरे तरीके से करंट लग गया था, जिसने अपने प्राण वहीं की वहीं खो दिए थे। लेकिन ये भी कोई अकाल मृत्यु का ही जो है कोई हिस्सा था। इनकी बहन बहुत ध्यान से देख रही थी। तो जब गुरप्रीत ये देखते कि मेरी बहन यार चिता को जलते देख रही है और घर वालों ने मना करा था कि शमशान को इस तरीके से मत देखा करो या यहाँ पर खड़ा होना बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, तो ये अपनी बहन से बोलते कि दीदी दीदी आप क्या देख रहे हो। तो इनकी बहन का रिएक्शन कुछ इस तरीके से था जैसे वो खुद ना होके उसके अंदर से कोई एंटिटी बोली कि एक दिन पता है मैं भी ऐसे ही चल जाऊंगी और तुम सब खड़े होके देखोगे। गुरप्रीत ने ये सुना और वो अचानक से बोलते क्या दीदी आप कुछ भी बोल रहे हो, चलो ना नीचे चल के खेलते हैं। तो उस टाइम जो गुरप्रीत की बहन थी वो तब भी खड़े होके सिर्फ वो शमशान की तरफ देख रही थी। अब गुरप्रीत ने तब भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा यार दीदी मजाक कर रही है। वो अचानक से अपनी बहन का हाथ झटपटाते हैं और हाथ झटपटाते ही अचानक से उनकी बहन की आंख खुलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक से अपने शरीर में वापस आ गया हो। उस टाइम पर गुरप्रीत इतने बड़े नहीं थे इन सब चीज़ों को समझ पाए, लेकिन फिर भी गुरप्रीत को अपनी बहन से डर लगना शुरू हो गया था। उनकी बहन अचानक से पूछती है उनसे कि क्या हुआ बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो पूछ लेते कि दीदी मम्मी पापा मना करते हैं कि हम इस जगह पर आके ऐसे ऐसे उधर ना देखें, आप क्यों देखते रहते हो या फिर आप क्यों देख रहे हो। तो उनकी बहन बोलती है कि यार पता नहीं मेरे को अजीब सा घबराहट हो रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ऊपर से कोई आवाज़ दे रहा है, तो मैं कब चलती आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब गुरप्रीत ने इस चीज़ को भी बचपने में ले लिया और वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के सीधा नीचे आ गए। ये सब चलते चलते 5-6 रातें निकल गई। 5-6 दिन बाद ये जब स्कूल जाते अपनी बहन के साथ और वहाँ से वापस आते तो एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल तरीके से कि ये इनकी बहन नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो एंटिटी है जिसने इनकी बहन को पोजेस कर लिया है, क्योंकि उठने का बैठने का चलने का पूरे तरीके से जो तरीका था वो बदल चुका था। इनकी बहन सीधा आती है, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है और सीधा मम्मी का हाथ बटाने के लिए किचन में चली जाती है। गुरप्रीत खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि किचन में से सीधा भागती भागती इनकी बहन आती है और एक चारपाई जो आंगन में रखी हुई थी उसमें जाके बैठ जाती है। तो गुरप्रीत थोड़ा पीछे होके आते हैं और बोलते अपने दोस्तों को रुको रुको मैं दीदी से बात करके आया। तो गुरप्रीत अंदर आते अपनी दीदी से पूछते हैं
कि दीदी क्या हुआ, सब ठीक है? आप अचानक से चारपाई पे आके बैठ गए और आपने मुंह भी नीचे कर लिया और अचानक से आप बालों को हिला रहे हो। तो इनकी दीदी पहले तो बोलती है कि नहीं बच्चा, सब ठीक है बच्चा, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर अचानक से बोलती है कि पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई और ही बोल रहा है। गुरप्रीत इस चीज़ को भी नहीं समझ पाया और उनका ना समझना बिल्कुल वाजिब बनता है। ऐसे ही बीतते बीतते 15 रातें निकल गई, 20 रातें निकल गई। अब जो बदलाव गुरप्रीत अपनी बहन में देख पा रहे थे, वो सिर्फ गुरप्रीत नहीं पूरी फैमिली देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जो बड़ी बहन थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहनी स्टार्ट हो गई। वो बात बात पे गुरप्रीत को सुना देती थी, अपने बड़े भाई को सुना देती थी, मम्मी पापा से बहस कर लेती थी। और एक चीज़ जो ये ऑब्जर्व करते हैं, गुरप्रीत की बहन जो है वो सोती है, अचानक से रात को उठती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत दर्द हो रहा है। बार बार ऐसा लगता है जैसे उनको कोई सुइया चुभा रहा है, या फिर बार बार ऐसा अजीब सा दर्द उठ जाता कि घर वाले समझ नहीं पाते कि ये पथरी का दर्द है या फिर किस चीज़ का दर्द है। किसी पैर में मोच लगी, हाथ में दर्द हुआ, बस उठकर जो गुरप्रीत की बहन थी वो बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती, चिल्लाना शुरू कर देती और घर वाले बुरी तरीके से डर जाते। अब इसके बाद फिर दोबारा एक अजीब सा इंसिडेंट होता है कि जो बहन थी उनके जो पीरियड्स की साइकिल थी वो 20-20 दिन चलने लगी, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा। एक लड़की वैसे ही अपने पिताजी से शर्मा शर्मी में ये बातें नहीं करती। जब तक मम्मी को पता चला, मम्मी ने पहले तो इस चीज़ को बोला कि थोड़ा सा वेट करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब नहीं हुआ तो इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डांटा कि तुम इस हालत में लड़की को लेके आ रहे हो। पहले ही 1 महीने से ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर जान नहीं है, और जिस तरीके से लड़की का रक्त बहने लग रहा है ऐसा लग रहा है स्केलेटन बन जाएगी। गुरप्रीत ने मेंशन करा कि हम अलग अलग डॉक्टर के पास अपनी बहन को लेके जाते थे, कोशिश करते थे कि अपनी बहन को हम दिखवा लें, कैसे भी हमें पता चल जाए कि बहन के साथ क्या दिक्कत है, लेकिन कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। इन सब चीज़ों को होते हुए 2 महीने बीत गए जब घर वाले अलग अलग डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। और ये चीज़ होनी बनती भी है क्योंकि गुरप्रीत के जो पापा थे वो एक बहुत बड़े नॉन बिलीवर थे। उन्होंने कभी चीज़ों को इस तरीके से देखा ही नहीं कि हमारे घर में कभी ऐसी दिक्कत हो सकती है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि गुरप्रीत के जो पापा थे, उनके जो पापा थे मतलब गुरप्रीत के जो दादाजी थे, उनके ऊपर उनके पितर आते थे। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके पापा को हमेशा से ये लगता था कि घर में अगर कोई दिक्कत होगी तो दादाजी के ऊपर जो पितर आते हैं वो तो सब कुछ बता ही देंगे। तो ये बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे थे। लेकिन यहाँ भी इनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जब 2 महीने इन सब चीज़ों में बीत गए तो ये फटाफट से क्या करते हैं, अपनी लड़की को उठाते हैं और अपने दादा वाले घर पे भागते हैं जहाँ पर पूरा मंदिर बना हुआ था। जब ये दादा के पास जाते हैं तो दादा के पास जाते ही दादा बता देते कि ये लड़की को तुम किस हालत में लेके आए हो, ये तो मुश्किल से 10-12 दिन जिएगी, ये तो मरने वाली है। तो अचानक से बोलते हैं जो गुरप्रीत के पापा थे कि अगर ऐसा था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो दादाजी बताते कि हमारे पितर हमसे रूठे हुए हैं, हमसे बहुत सारी पूजा उनकी छूट गई, हमसे बहुत सारे ऐसे रिवाज है जो छूट गए, तो हमारे पितर हमारा साथ नहीं दे रहे। वहीं पर दादाजी ने हाथ खड़े कर दिए कि इसके अंदर जो एंटिटी है वो एक चुड़ैल है। वो एक ऐसी चुड़ैल है जो गांव में बहुत बुरी तरीके से जो है ख़त्म हुई थी, और ख़त्म होने का जो सबसे बड़ा राज था कि उसने खुद को पेस्टिसाइड पिलाकर मारा था। मतलब कोई एक ऐसा रीज़न रहा था जिसकी वजह से उसने पेस्टिसाइड पिया था और उसकी आत्मा दर बदर ठोकरें खा रही थी। और ये जो बच्ची थी, हमारी जो बच्ची है गुरप्रीत की बहन, ये बहुत बुरी तरीके से उस चुड़ैल का शिकार बन चुकी है। दादाजी बोलते हैं कि मैं फ़िरोज़पुर में एक बाबा जी को जानता हूँ, तुम उनके पास जाओ और जितनी जल्दी हो सकता है चले जाओ, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी बच्ची को इन सब चीज़ों से निकलते हो गए। बच्ची के पास मुश्किल से 10, 12, 13 दिन बचे हैं। अगर तुम तरीके से नहीं गए और तुमने इलाज नहीं करवाया तो ये मान लो ये बच्ची हमारे हाथ से निकल जाएगी। दादाजी को इस चीज़ का बहुत अफसोस था, लेकिन जिस तरीके से इनके पितर रूठे हुए थे, सोच लो आपके पितरों का रूठना, कुल देवी देवताओं को ना मानना आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है। ये लोग सिर्फ इस भरोसे बैठे थे कि अगर कुछ भी होगा तो हमारे पितर तो बता देंगे। लेकिन आप ये सोचो, आप अगर किसी और के भरोसे भी बैठे हो कि उनके ऊपर पितर आएंगे तो बताएंगे, तो आपने अपने पितरों की क्या पूजा पाठ की। गुरप्रीत उस टाइम इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन जो पापा जी से जो चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो बच्ची शिकार हो रखी थी, पितरों का सम्मान, कुल देवी देवताओं का सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप समझ लीजिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब क्या हुआ, जब फ़िरोज़पुर के बाबा जी के बारे में बताया गया
तो जब ये लोग फिरोजपुर पहुंचते हैं बाबा के पास, तो वहाँ पर बाबा जो बैठे थे वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये बच्ची ज़िंदा कैसे है। इसके ऊपर एक चुड़ैल चल रही है जो कि इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हुई है और वो बहुत बुरी एंटिटी बन चुकी है। मतलब ऐसा हो रहा था कि वो जो एंटिटी है वो गांव में दर बदर ठोकरें खा रही थी कि किसी के ऊपर तो आ जाए, लेकिन गांव में कोई गलती नहीं कर रहा था। तो जब बाबा जी से पूछा जाता है, जो गुरप्रीत के पापा थे वो पूछते कि हमारी लड़की कैसे शिकार हो गई, तो बाबा जी बताना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हुआ क्या था। वो बताते 2 महीने पहले तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी लड़की आ रही थी और उसी घर के सामने से वो गुजरी जिस घर में ये एंटिटी बैठी हुई थी। वो एक खंडर था। जिस जगह से ये बच्ची निकल रही थी, गर्मी का टाइम था, इसने क्रीम लगा रखी थी और पसीने से वो क्रीम जो थी वो बहुत फ्रेगनेंस छोड़ रही थी। साथ में गर्मी का टाइम था, बच्ची ने पाउडर भी लगा रखा था, जिसकी वजह से वो जो एंटिटी थी वो अचानक से बच्ची पर टूट पड़ी। और बच्ची रोज़ कुछ ना कुछ तुम्हें सिग्नल दे रही होगी, रात को उठ रही होगी, लेकिन तुम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो इशारा करा जाता है घर में एक बच्चा होगा, जो बच्चा रोज़ इन सब चीज़ों से दहलता है, मतलब जो गुरप्रीत थे। लेकिन वो बच्चा डर के मारे किसी को बताता नहीं है, ये सोच के कि अगर बहन की दिक्कतों को घर में बता दिया तो फैमिली वाले किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। इनके पापा को बहुत अफसोस हुआ है सुन के कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है। अब इन सब चीज़ों में पापा की भी क्या गलती थी, क्योंकि जिस तरीके से फैमिली पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन से बिगड़ी हुई थी, या तो पापा जी कमाने पर ध्यान दे रहे थे या बच्ची को बचाने पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब तक उन्हें पता चला बहुत देर हो चुकी थी। बाबा के हाथ पैर जोड़े गए, बाबा से बार बार बोला गया कि आप बच्ची को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बच्ची की हालत उस टाइम पर ऐसी हो रखी थी कि वो बाबा के सामने बैठकर बस हंसने लग रही थी और एक ही बात बोल रही थी, तू निकालेगा, तू निकालेगा, निकाल के दिखा, मैं इसको लेके जाऊंगी अपने साथ, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अब ये सब सुनने के बाद बाबा जी बोल रहे थे, देखो ऐसा है कि आप इसे शनिवार को लेके आना और कोशिश करना कि शनिवार तक आपके घर में सिर्फ पूजा पाठ होना चाहिए। पिताजी को बोल दिया गया कि कुछ सामान आपको लाना पड़ेगा। और दोस्तों बिलीव मी, वो जो सामान बताया गया था, वो जो सामग्री बताई गई थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मतलब उसका पैसा, गुरप्रीत ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा के लिए वो पैसा बहुत ज़्यादा था। गुरप्रीत ने मेंशन किया कि अक्षय भाई मेरे पापा ने ना जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ से 2-3 महीने की सैलरी एडवांस ली थी, बता के कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उसके साथ बहुत दिक्कत है। वो तो जिसके पास वो काम करते थे काफ़ी लॉयल थे वो उनके साथ, जिनके साथ वो काम करते थे, तो उन्होंने बिना पूछे पैसे दे दिए। अब पैसों का इंतज़ाम तो हो गया था, सामग्री भी आ गई थी, लेकिन अब वक्त था शनिवार के आने का। बाबा जी ने कुछ चीज़ें और भी हाईलाइट की थी, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि जिस शनिवार को आप मेरे पास बच्ची को लेके आओगे, घर में 5 दिए आपको जला के आने और वो देसी घी के दिए होने चाहिए। ये सब चीज़ें होने के लिए अभी 3-4 दिन बाकी थे, जहाँ पर शनिवार आने वाला था। लेकिन घर में जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, सब बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। अब पता तो चल ही गया था बड़े भाई को भी, गुरप्रीत को भी, कि दीदी के साथ कोई तो दिक्कत है। क्योंकि होता क्या था, रोज़ रात को इनके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी और जिस तरीके से वो चिल्लाती थी ऐसा लगता था जैसे उनके पेट में कोई सरिया घुसेड़ दिया गया है। इस तरीके से चिल्लाना कोई मामूली बात नहीं है, जैसे एक इंसान के अंदर से सारे प्राण एकदम से खींच लिए। और वो एक बच्ची ही थी, 10वीं 11वीं 12वीं किसी क्लास में तो रही होगी। गुरप्रीत ने डरते डरते अपनी बहन के बारे में पूरा किस्सा तो नहीं बताया, उनकी उम्र क्या थी, लेकिन जिस तरीके से फिर भी गुरप्रीत ने बताया कि अक्षय भाई जिस तरीके से मेरी बहन तड़पती थी, मैं नहीं चाहता कोई भी बहन बेटी जिस तरीके से घर में रह रही है कभी ऐसे उसके साथ कभी भी कुछ हो। इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बहन को तड़पते देखा है। जैसे ही शनिवार आया, मेरे घर वाले सीधा बहन को लेके गए और वो जो सिचुएशन थी बहन को ले जाने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। मतलब ले जाते भी घर वालों को जो हाल किया, बहन के अंदर जो चुड़ैल आ रखी थी उसने वो हालत बना दी, मैं बता नहीं सकता। वो जो औरत थी जिसने खुद को पेस्टिसाइड खिला के ख़त्म किया था, वो औरत इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रखी थी कि जाते जाते उसने गाली गलौज क्या नहीं करा। उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें करी जो बहुत अपमानजनक थी। गाली गलौज के साथ साथ बहुत सारा थूकना, उल्टी करनी, बार बार ऐसी चीज़ें जो इंसान ऐसा हो जाए कि यार बस और इससे ज़्यादा सहन नहीं करा जा सकता। बाबा के पास ले जाया गया और बाबा के पास ले जाने के बाद उन्होंने एक घेरा बनाया जहाँ पर इनकी बहन को बैठाया और वहाँ पर मंत्र का उच्चारण करना शुरू करा। अपने साथ 6 चेले बुलाए, चेलों के साथ वहाँ पर जो है पूरी क्रिया करनी शुरू की। तो वहाँ पर जो पोजेशन था वो जो पीक पे आया, गुरप्रीत ने बोला भाई
हमारे पेरेंट्स हमें भी लेके गए थे क्योंकि बाबा जी ने बोला था कि सिर्फ 5 दिए घर में जलने चाहिए। और गुरप्रीत ने जो नज़ारा अपनी आंखों से देखा वो आज तक उसे भूल नहीं पा रहे। सोचो 2010 में ये सब कुछ हुआ जब वो 10 साल के थे, आज 2025 चल रहे हैं, उनकी आंखों से अगर ये चीज़ें निकल नहीं पा रही। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैंने देखा मेरी बहन कैसे पागलों की तरह सर दे के मार रही थी, सारा सामान इधर से उधर फैला रही थी। और कितनी बार ऐसा हुआ जब जो हवन कूट था उसमें हाथ डाल के लकड़ी निकाल के अपने मुंह पर रगड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस हद तक की वो एंटिटी कोशिश कर रही थी कि मैं पूरे यज्ञ को ख़त्म कर दूं। लेकिन वहाँ पर जो बैठे बाबा जी थे उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया। जो 6 चेले उनके साथ थे उन्होंने गंगा जल मार मार के, भभूत मार मार के उस जगह को जब पवित्र करा, ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही चीज़ वहाँ पे चल रही है। बाबा जी के मुंह से खून निकल पड़ा। जो वहाँ पे बाबा जी सामग्री से काम कर रहे थे, जो अपनी पूरी विद्या लगा रहे थे, उनके मुंह से रक्त बहने लगा। ये देखने के बाद पूरा परिवार वहाँ पे जम गया था, सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। गुरप्रीत आज भी याद करते हैं तो उनके बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई मैंने देखा बाबा जी वहाँ पर जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे उनके मुँह से खून निकलने लगा। सामने बैठी जो बहन थी ऐसा लग रहा था कि वो बाबा जी के छाती को चीर के उनका रक्त पी लेगी। इस तरीके से जो पूरा माहौल वहाँ पे बना था, कम से कम 3-4 घंटे वहाँ पर इस तरीके से पूजा चलती रही। बार बार वो चिल्लाती रही, बार बार उनके मुंह से आवाज़ निकलती रही कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी, नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी वो सुलझाने में नहीं आ रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि जो बहन थी वो थोड़ी सी हवा में उठने लगी। 6 चेले भागे, उन्होंने नीचे लगाया ज़मीन पर और फिर जो भभूत मारी गई और गंगा जल और सामग्री का प्रयोग किया गया। 5 से 6 घंटे बाद वो जो चुड़ैल की एंटिटी थी वो उनके शरीर से निकली और पता नहीं वो कहाँ गई, उसे कैद करवाया। ये अभी तक जो है ये राज बना हुआ है कि क्या हुआ। गुरप्रीत ने बताया भाई मेरी बहन वहाँ से मुक्त हो गई, उसको घर लाया गया और फिर वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई, लेकिन रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आज भी याद है, गुरप्रीत ने बताया कि भाई सब कुछ सही होने के बाद भी कम से कम 2-3 साल मेरी बहन रात को चिल्ला कर उठती थी। वो इतने बुरे सदमे से निकली थी, ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ रात को कोई ना कोई सरिया उसके पेट से आर पार निकाल देता है। जो दर्द उन्होंने सहा, जो पीड़ा उन्होंने सही। गुरप्रीत ने आखिरी में आके बोला भाई मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही है और पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चियों को ये सिखाया जाए कि घर से फ्रेगनेंस लगा कर ना निकले, इतना अपने ऊपर जो है इत्र ना डाले, परफ्यूम ना डाले कि कोई भी एंटिटी आपको शिकार बना ले, क्योंकि साक्षात ये एक बहुत बड़ा इन्विटेशन होता है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में इस चीज़ को बोलता हूँ और ऑडियंस बार बार शायद उस चीज़ को सुन के ऐसे हो जाती कि ठीक है ना, हम कॉर्पोरेट में ही तो हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप बाल भी खुले रख के चल रहे हो, सिर्फ 2 चोटी आप बांध लोगे, मतलब 2 अंदर से ही बालों को गांठ बांध लोगे, वो भी चोटी बराबर होता है। इतना ही मान लो कि अगर बाल खुले बस 2 बाल अंदर से बांध लो, वो भी चोटी बराबर होता है। और इसके बाद सिर्फ इतना सा अगर परफ्यूम लगा रहे हो तो इतना मत लगाओ जैसे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स में आता है, वैसलीन में तुम परफ्यूम लगाओ और उसे बढ़िया से मल लो, तो वो कोई इत्र से कम नहीं होता, बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। और फिर आप खंडर के सामने से निकल रहे हो, शमशान के सामने से निकल रहे हो, तो आप खुद सोच लो कि आप किस चीज़ के शिकार बन सकते हो। बहुत 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 बड़ी एक सीख आपको मिलती है कि भाई ये लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल होता है और लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हो। क्योंकि ये जो इनविटेशन है भाई, ये तो बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है। जिस तरीके से परफ्यूम्स और इत्र की डिमांड बढ़ती जा रही है, एक इंसान जब तक परफ्यूम में नहा नहीं लेता वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। और कईयों की तो आदत होती है सोने से पहले परफ्यूम लगाने की। तो भाई आप खुद सोच लो, अगर आप बहुत ज़्यादा महक रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप सोच लो अगर आपके पास कोई एंटिटी हुई तो क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद मेरी फिर भी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।